गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठो, बैठ जाइए। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कल हम लोगों ने जहां बात किए थे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, आज थोड़ा एडवांस चलेंगे। एडवांस का मतलब है ना, हम आज बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं मैंने आपको बता दिया था। पहला कौन सा होता है बेटा, कॉनकेव, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, कॉन्वेक्स। इमेज फॉर्मेशन बाय, हमने जब प्लेन मिरर बनाया था तो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज किया था, और कल हम लोगों ने देख लिए थे कि हमारा इमेज बन गया था। अब कल हम थोड़ा रिपीट करते हैं, इमेज और ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या होता है ये तो आप सबको मालूम है। इमेज क्या, परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी प्लेस इज कॉल्ड इमेज। इमेज में भी कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के। एक कौन सा बेटा, वर्चुअल इमेज, और दूसरा कौन सा बेटा, रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन में ले सकते हैं, वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन में नहीं ले सकते। आज हम बात करेंगे किस मिरर की ऋषु, यस, आज हम बात करेंगे बेटा स्फेरिकल मिरर की। किसकी बात करेंगे बेटा, स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है बेटा, एक मैंने बताया था स्फीयर रहता है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम, एक स्फीयर, इसको हमने यहां से काट दिया। ये जो स्फीयर रहता है हालो मतलब रहता है खोखला। अब खोखला मतलब खांसी नहीं, मराठी में खोखले को खांसी बोलते हैं, खोखला। हालो का मतलब समझ में, हाँ ठीक है, हालो। उसको हमने काट दिया, काट के ये पोर्शन निकल गया बेटा, ये पोर्शन, एक पोर्शन ये निकल गया। मैंने बताया था ये पोर्शन निकल गया। अब इस पोर्शन को अगर हम बाहर से पॉलिश कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा, कॉनकेव। और इसको जब अंदर से पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्वेक्स। बस इतना, बहुत ही ज़्यादा ये इजी है। ज़्यादा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th, इसको एडवांस में जब आप पढ़ोगे तो आप 12th में चले जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ो, ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़े ना तो ना ये दिमाग में घुसेगा ना वो दिमाग में घुसेगा, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे मिरर होता है, ये मिरर तिरछा क्यों है, मेरे हाथ में क्या बेटा, कपबशी, कप लेते, इसमें चाय डालते और हम पी लेते। चाय पिलाना सिखा रहा हूं क्या मैं, हाँ, कपबशी मैंने उस दिन आपको बताया था। देखिए कपबशी, मैं इसको इस साइड से देखूंगा तो आपको दिख रहा है पूरा सर्कल, दिख रहा है सर्कल, आप लोगों को भी दिख रहा है सर्कल। अब मैं इसको ऐसा कर दिया तो ये पोजीशन आ गई ना, क्योंकि हमको रे डायग्राम जो बनाना पड़ता है वो हमारे बुक्स में हमारे कॉपी में बनाना पड़ता है, इसलिए हम उसको ऐसा शो नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा सर्कुलर में शो कर दिए तो इसमें रेस कहां से मैं शो करूंगा, कर पाऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा ना। इसलिए हम उसको कैसा रख देते बेटा, ऐसा रख देते। हम मानते हैं कि ये जो मिरर है, जो ऐसा लगा हुआ मिरर है, वो एक्चुअल में ऐसा है, क्योंकि वो स्फीयर का पार्ट था जिसको हमने काट दिए थे। काटने के बाद वो ऐसा निकल गया। अब देखिए बेटा, सबको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है बेटा सबको। अब ये जो सरफेस हो गया है, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा, कॉनकेव मिरर की, तो ये जो मेरा अंदर सरफेस है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। कौन सा सरफेस होगा बेटा, रिफ्लेक्टेड, और इसको हम बोलेंगे बेटा ऑप्टेक। ऑप्टेक मतलब ये आर पार रेस को जाने नहीं देगा। तो एक होता है बेटा रिफ्लेक्टेड सरफेस, मैंने बताया था गुफा के अंदर जितनी भी रेज रहेगी वो गुफा के अंदर जाएगी और यहां से स्ट्राइक होके वो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हो जाता है बेटा कौन सा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के बाद अगर मैंने इसको जस्ट चेंज कर दिया, अभी मैंने क्या किया था, कॉनकेव में बाहर की ओर, इसके आउटसाइड में मैंने क्या कर दिया था, पॉलिश कर दिया था। अब यदि मैं इसको अंदर से पॉलिश कर दूं तो ये मेरा कौन सा सरफेस हो गया, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो बल्जिंग पोर्शन है ये अगर सामने आ जाता है और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्वेक्स। अब ये कौन सा पोजीशन हो गया बेटा, ये आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा, ऑप्टिक सरफेस हो गया। अब पता चला कपबशी चाय पीने के साथ साथ हमारा एग्जाम्पल भी हमको इसने सेट करके दे दिया। यहां तक समझ में आया बच्चों, आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पोर्शन को मैंने काट दिया, पर बेटा हमको इसमें रे डायग्राम बनाना है रे डायग्राम। तो फिर से मैं बोल रहा हूं
याद रखो, जब भी रे डायग्राम बनता है तो इसके कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हमें आज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखना है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये हमारा क्या था बेटा? एक स्फीयर था स्फीयर। स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होता है। सर स्फीयर कहाँ बुक में बनाते? बेटा देखो, अगर मैंने आपको फुटबॉल दे दिया, अगर फुटबॉल को मैंने बोला आप अपने कॉपी में शो करके दिखाओ, तो आप स्फीयर थोड़ी बनाओगे, आप जो बनाओगे सर्कुलर बनाओगे। पर हम मान रहे हैं ये क्या है बेटा? स्फीयर है। हमने इसको यहां से क्या कर दिया बेटा? काट दिया था, इसलिए हमने वो क्या बन गया? एक कॉन्वेक्स मिरर बन गया और एक कॉनकेव मिरर बन गया। यहां तक सबको समझ में आ गया? कुछ भी डाउट होगा आप तुरंत पूछना। ऋषि थोड़ा इधर सरक के बैठो। यार जब मैं पढ़ाता हूं तो तुम बार बार क्यों ऐसा करते हो? रोज तो बता रहा हूं मैं, साइड हो जाओ ना, पंखे की हवा आ रही है, साइड हो जाओ, चलो साइड हो जाओ। तुम अक्षर किस में चले जा रहे हो? साइड हो जाओ वहां से, डिस्टर्ब मत किया करो। जब भी कोई चीज पढ़ाता हो तो सीधे फोकस कहां रहना चाहिए? ब्लैक बोर्ड पे रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बेटा, इस स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट होगा, हाँ होता ही है, बिना सेंटर पॉइंट के कोई बात होती क्या? अब ये जो सेंटर पॉइंट हो गया, अब मैंने इस पोर्शन को यहां से काट दिया, ठीक है। इसी का ये पोर्शन था ना बेटा, इसी का ये पोर्शन था। तो अब मैंने जब इसको काट दिया, सपोज ये मैंने अभी बात कर दिया बेटा कॉनकेव मिरर की। किसकी बात कर दिया बेटा? कॉनकेव मिरर की। मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से पीछे। कॉनकेव मिरर तो एक पोर्शन होता है कि इस स्फीयर का एक सेंटर पॉइंट हो गया, तो इसका भी तो सेंटर पॉइंट होगा, पर इसका खुद का कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता। ये जिस पीस से काटा जाता है, जिस स्फीयर से काटा जाता है, उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट भी इसी का सेंटर पॉइंट होगा। याद रखना, इसका खुद का कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता। जिस स्फीयर का ये पोर्शन रहता है, उस स्फीयर का सेंटर पॉइंट भी इसका सेंटर पॉइंट होगा। यहां तक समझ में आ गया? इस सेंटर पॉइंट को हम सी से शो करते हैं, करते बेटा। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां हो गई सेंटर पॉइंट की बात कि सेंटर पॉइंट ये इसका पोर्शन ये जिस से कट गया उससे। अब आप बोलोगे कैसा? अरे मेरे पिताजी का नाम मधु बुचुरकुंडे है, मैं उनका लड़का हूं, तो मैं मनोज पांडे हो जाऊंगा क्या? मैं भी क्या रहूंगा? मनोज बुचुरकुंडे ही रहूंगा ना। तो यही है कि इस पिताजी का सेंटर पॉइंट ही इस लड़के का भी क्या होगा बेटा? सेंटर पॉइंट होगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो पूरा है इस कॉनकेव मिरर का, ये जो पोर्शन है देखिए, इनर पोर्शन, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया और ये आउटर ऑप्टिक हो गया। क्या हो गया बेटा? ऑप्टिक हो गया। अब मैं फिर से कब्बशी ले रहा हूं, हंसो मत। ये पूरा रिफ्लेक्टेड सरफेस है रिफ्लेक्टेड सरफेस। अरे इस रिफ्लेक्टेड सरफेस का भी तो एक सेंटर पॉइंट होगा ना। देखिए मैं ये वाले सेंटर पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूं। इस पोर्शन में ना, सपोज ये मैंने इसको ऐसा कर दिया, तो आपको ये दिखेगा कि इसका भी एक कोई सेंटर पॉइंट होगा इस रिफ्लेक्टेड सरफेस का। जी हाँ, इस रिफ्लेक्टेड सरफेस का भी एक सेंटर पॉइंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? पोल कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो ये सी हो गया, ये पोल हो गया। दो चीजें मिल गई हमको। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स भी इसके अकॉर्डिंग बनने वाले हैं और रे डायग्राम भी इसी के अकॉर्डिंग बनने वाले, इसलिए ध्यान से। अब बात करते हैं, यहां पर एक हो गया बेटा P और एक हो गया C। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर। अब इस सेंटर को हम बोलेंगे बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात होती है एक्सिस के बारे में। क्या होती है बेटा? एक्सिस के बारे में। एक्सिस मतलब क्या? एक्सिस मतलब क्या? जैसे ये मेरा स्फीयर है स्फीयर, सर्कल के एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच करने वाली जो सेंटर से होकर जाती है उसे हम एक्सिस कहते हैं। ये भी एक्सिस हो गया, ये भी एक्सिस हो गया, ये भी एक्सिस हो गया, ये भी एक्सिस हो गया। बहुत से एक्सिस है। एक स्फीयर में हम काउंट नहीं कर सकते उतने एक्सिस होते हैं। पर यहां बात हो रही है, आपके बुक में दिया प्रिंसिपल एक्सिस की। किसकी बात दी हुई है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? देखिए बेटा, एक्सिस बहुत सारे, पर जो एक्सिस या जो, इसको भी इमेजिन करना है, इमेजिनेशन है हमारा, इमेजिनेशन है। फिर बोल रहा हूं, जो एक्सिस सेंटर
और पोल से होकर जाती है, बढ़ा दिए, दिख रहा है आपको, सेंटर पॉइंट और पोल से होकर जाती है, उसको हम बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। अब समझ में आ गया एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस में डिफरेंस क्या है। तो एक्सिस तो बहुत सारी थी, पर जो पोल और सी को एक स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट कर दे, एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया। अब बात होती है कि ये P हो गया, ये C हो गया, और ये हो गया बेटा क्या प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां बात होती है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे रेडियस पढ़े हो ना मैथ्स में 9th में, बहुत से हमने 11 चैप्टर पढ़े तो रेडियस के अकॉर्डिंग ही तो आप लोगों ने डायग्राम निकाला था कि नहीं निकाला था, बनाया था बिल्कुल डायग्राम, वही होता है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर पॉइंट हो गया बेटा, ये क्या हो गया इसका रेडियस हो गया, ये क्या हो गया इसका रेडियस हो गया, ये क्या हो गया इसका रेडियस हो गया, यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया, यहां से यहां तक ये सब रेडियस है रेडियस। तो बेटा ये P पॉइंट भी तो रेडियस होगा ना। एक्चुअल में अगर बात करूंगा तो ये P पॉइंट से C को जोड़ने वाला भी क्या होगा रेडियस होगा, क्योंकि P पॉइंट सर्कल के ऊपर एक सर्कमफेरेंस के ऊपर एक पॉइंट है और C क्या है बेटा सेंटर पॉइंट है। तो जो PC होता है बेटा इसको हम बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां कौन कौन सी चीजें हो गई, एक पोल हो गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और पीसी को हम क्या बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल R से शो करते हैं। यहां तक हो गई बात। अब ये चीज आपको समझ में आ गई कितने चीजें हो गई 1 2 3 4। अब बात करते हैं बेटा एक और चीज की, उसको बोलते बेटा एपरेचर। क्या बोलते बेटा एपरेचर। आपके बुक में नहीं है पर आपको समझ में आना चाहिए एपरेचर का मतलब क्या होता है। ये पूरा पोर्शन हो गया ना बेटा, हो गया पूरा पोर्शन लाइट। ये समझो एपरेचर का मतलब बेटा होता है मुंह माउथ। ये पूरा जो पोर्शन है यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक ये पूरा जहां से रेज रिफ्लेक्ट होगी उस पूरे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा एपरेचर। क्या बोलते हैं बेटा एपरेचर। तो ये भी हमारा हो गया। अब यहां पर मेन डायग्राम बनाने के लिए जो मेन चीज रहती है वो रहती है बेटा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। क्या होती बेटा प्रिंसिपल फोकस। कहीं यहां दूर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अ नंबर ऑफ रेज, फिर से बोलता हूं बेटा, फिर से बोल रहा हूं, अ नंबर ऑफ रेज। ठीक है समझ में आ रहा है। अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflecting will pass through a single point, and they are all intersecting. This point is called principal focus. अब आपको इतना यहां पर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये हो गया हमारा मिरर, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया P, हो गया P। ये पॉइंट क्या हो गया बेटा C। सपोज यहां पर कहीं दूर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो प्रिंसिपल अ नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग will pass through a common point। चलिए ये भी यहां से चली गई। चलिए इसको देखिए सब एक पॉइंट से जा रही, यहां से भी लिए ये चले गई, यहां से भी लिए, यानी जो ये जो पॉइंट है जहां पर सारी रेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है टकराने के बाद जिस एक कॉमन पॉइंट से जाती है उसी को बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल फोकस। तो वो पॉइंट हो गया बेटा प्रिंसिपल फोकस। इसको F से शो करते हैं, इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा F से। अब कितने पॉइंट हो गए P F C R प्रिंसिपल एक्सिस, और हो गया बेटा एपरेचर। क्या हो गया बेटा एपरेचर। अब क्या, अब आगे क्या देखिए, अब आपको याद रखना पड़ेगा, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि हमेशा क्या, हमेशा जो फोकस रहता है, क्या रहता बेटा फोकस रहता है, वो हमेशा
हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यानी हम बोल सकते हैं बेटा F इज इक्वल टू R अपॉन 2 और R इज इक्वल टू 2F। ये आपको याद करके रखना है कि जो फोकस रहता है वो हमेशा जो फोकल लेंथ रहेगी। अब इसको फोकल लेंथ एक नया वर्ड्स आया तो देखो बेटा P से F, जैसे हमने P से C को क्या बोला था बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, वैसे P से लेके F तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ और उसे हम शो करते हैं बेटा स्मॉल f से। क्या होते हैं बेटा स्मॉल f से। तो ये आपको याद रखना है R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू R अपॉन 2, चाहे तो लिख लो चाहे तो लिख लो। ये हमेशा याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है। तो यहां तक हमारी बात होगी। पोल, सेकंड क्या बेटा फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये P से C तक का डिस्टेंस क्या बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये जो पोर्शन को बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं एपरेचर। क्या बोलते हैं बेटा एपरेचर। अब यहां पर हमने बात किए थे कॉनकेव मिरर की, अब हम बात करते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट क्या हो गया था बेटा, यहां पॉलिश कर दिए थे तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया और ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा ऑप्टिक। अब हमने जब कॉनकेव मिरर की बात किए थे तो इनर साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर था, क्यों, क्योंकि वो किसी एक स्फीयर का पोर्शन था। तो यहां पे याद रखना बेटा ये होगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसका भी F, इसका भी पोल, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। F क्या हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पर हमने क्या बना दिया बेटा F बना दिया, यहां पर हमने क्या बना दिया बेटा C बना दिया। ये इसकी क्या हो गई बेटा फोकल लेंथ हो गई, यहां से यहां तक क्या हो गया बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। बस आप लोगों को थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर दोनों का इनर साइड में पर क्या फर्क है कि हम इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे इसको कॉनकेव बोलेंगे। तो देखिए बेटा इसमें फर्क क्या है। ध्यान से, जब हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में सर लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड मतलब मैंने जहां से देखो बेटा ये कर्व बन रहा है, ये इसका क्या कौन सा पोजीशन हो गया बेटा, ये इसकी एक गुफा हो गई है। तो हमेशा जो रेज जाएगी वो इसके रिफ्लेक्टेड सरफेस पे ऐसे जाएगी। तो अगर मुझे कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम बनाना है तो कॉनकेव मिरर ऐसा रहेगा, देखिए ऐसा रहेगा और ऑब्जेक्ट इसके इस तरफ रहेगा ताकि रेस इसके गुफा के अंदर चले जाए। किसके अंदर चले जाए बेटा गुफा के। पर जब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा बेटा कॉन्वेक्स मिरर की बात करूंगा, तो भले ही इसके फोकस और इसका C इनसाइड है पर हमेशा आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है इसके बल्जिंग एरिया में रखना है। कौन से एरिया में रहना बेटा बल्जिंग, यानी ये हमने कॉनकेव में के समय में कहा रखे थे बेटा इसके अंदर वाली पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखे थे ना। अब कॉन्वेक्स में ऐसा रखेंगे यानी इसके बल्जिंग वाले पोर्शन के फ्रंट में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहां ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहां से रेज यहां पर जाएगी। तो इतना समझ में आ गया, पक्का आ गया। थोड़ा सा फिर से कि कॉनकेव मिरर में देखिए दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों तरफ क्या बेटा लेफ्ट हैंड साइड, पर जिस पोजीशन में अंदर की ओर जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है, अंदर की ओर जब ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो वो कौन सा मिरर हो गया बेटा कॉनकेव मिरर। और जिसके बल्जिंग की ओर, किसकी ओर है बेटा बल्जिंग की ओर रखा रहता है जब ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। यहां तक सबको समझ में आ गया, पक्का आ गया। कॉन्वेक्स क्या होता है, देखो बेटा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को पहचानने के तरीके, अगर आपने आंख बंद करके आपको किसी ने एक ऐसा कोई मिरर दे दिया है, अब आप बोलेंगे, उसने आपसे कहा कि आप बताइए कि ये प्लेन मिरर है कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो चलिए मैं क्या करूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा, मैं अपनी आंखें बंद कर दूंगा। आंख बंद करके देखो 6 सेंस होती है उसमें, एक सेंस क्या होती है हमारी बेटा स्किन होती है। अगर मैंने ऐसा आंख बंद करके
मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो प्लेन टाइप का है, कहीं डिप्रेस नहीं हो रहा, कहीं बल्जिंग नहीं हो रहा, तो मैं बोल दूंगा ये प्लेन मिरर है। क्या है बेटा? प्लेन मिरर है। अगर मैंने हाथ घुमाते समय, अपने फिंगर घुमाते समय मुझे ऐसा लगा कि मैं जा रहा हूं और मिडिल में वो जाके डिप्रेस हो गई है, मेरी फिंगर हल्की सी क्या हो गई बेटा? डिप्रेस हो गई, तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये क्या है बेटा? कॉनकेव मिरर है। अगर मैं एंड से सीधे मिडिल तक जाऊंगा और जाते जाते मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब मिडिल की ओर जा रहा हूं तो मेरी उंगली थोड़ी सी ऊपर उठ रही है, वहां कुछ बल्जिंग हो रहा है, कुछ बल्ज है, तो मैं बोल दूंगा कि वो क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर है। ये आंख बंद करके पहचानने का तरीका है। इसके लिए आपकी सेंस अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे जैसे नहीं है। अक्षत, पूरे हाथ खराब कर दिए तुमने, आप पहचान में आ जाएगा। ठीक है, प्लेन है तो प्लेन मिरर, डिप्रेस हो रही है तो कॉनकेव मिरर, अगर बल्जिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं बेटा कॉन्वेक्स मिरर। ये पहचानने के तरीके। और दूसरे पहचानने के तरीके कैसा है कि एक मिरर रखा हुआ, ये आपको नहीं मालूम है, ये आपको नहीं मालूम है कि क्या है, पर जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इस मिरर से दूर लेते जाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट अगर छोटा होते जाएगा, वो ऑब्जेक्ट अगर छोटा होते जाएगा तो मैं बोल दूंगा ये कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। अगर मैं इसके पास आते जाऊंगा और वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बड़ा होते जाएगा तो मैं बोलूंगा इसको कि ये कॉनकेव मिरर है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है। ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? तो ऑब्जेक्ट इसके इस पोजीशन में रहेगा, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन होगा और ये ऑप्टिक होगा। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? तो इसके इस पोर्शन के सामने ऑब्जेक्ट रहेगा। ये ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स है तो बल्जिंग, इसका जो बल्जिंग पोर्शन उसके सामने ऑब्जेक्ट रहेगा, और अगर ये कॉनकेव है तो इसके जो आपका डिप्रेस पोर्शन है इसके सामने ऑब्जेक्ट रहेगा। ये बिल्कुल ध्यान में देना, उल्टा मत बना लेना दिशा। हर समय डायग्राम उल्टा बनाती हूं, 9th में भी देखा मैंने आपको। ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ, अब हम चलते बेटा इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम। रे डायग्राम बनाने के पहले कुछ हमको रूल्स फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स क्या होते हैं? जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया था, और ये क्या हो गया बेटा? कॉन्वेक्स हो गया। फर्क क्या है? फर्क क्या है? इसके F और जो C रहेंगे वो किस डायरेक्शन के रहेंगे? जहां ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। कहां रखा रहेगा बेटा? ऑब्जेक्ट। और यहां F और C का डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल नहीं बेटा, इसका डायरेक्शन यहां ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, इसके अपोजिट ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा बेटा? अपोजिट। तो कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट जहां रखा रहेगा वहां उस प्रिंसिपल एक्सिस लाइन में F और C नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा बेटा? मिरर के बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और कॉनकेव में क्या रहेगा बेटा? कॉनकेव में ऑब्जेक्ट उसी प्रिंसिपल एक्सिस में रहेंगी जहां पर क्या है बेटा? C और F रहता है। तो बस इतना सा फर्क याद रखना, ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये क्या हो गया बेटा? कॉन्वेक्स मिरर। आज हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स होने के बाद हमारी क्लास आज की ओवर हो जाएगी। इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रे डायग्राम। पर उसके पहले कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या क्या होते हैं? देखिए बेटा, एमपी स्टेट बोर्ड में 3 रूल्स दिए हुए, पर एनसीईआरटी में 4 रूल्स दिए हुए। हमें 3 रूल्स को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है, याद करना है, किसी भी हालत में याद करना है। घोट लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है ये। पर हम सोचते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अब आप 10th के बच्चे हो, 10 के बच्चों को समझाना टेंजेंट के इससे, क्योंकि वो मैथमेटिकली पोर्शन में हम टेंजेंट के जरिए बताते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, पर इसको आप रट्टा मार लो और इसको दिमाग में बिठा लो बेटा। ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आपसे ये रे डायग्राम नहीं बनने वाला है। रूल्स नंबर 1, पहले हम लेते बेटा कॉनकेव मिरर के लिए। किसके लिए लेते बेटा? कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना, कौन सा मिरर लिया? कॉनकेव। राज बताओ, कॉनकेव मिरर कैसा होता है? सी तो होता है, वो तो कॉन्वेक्स भी होता है। किस तरफ? चलिए, मैंने बना लिया कॉनकेव मिरर। पॉलिश कहां दूंगा राज? बाहर। ये मैंने पॉलिश दे दिया, ठीक है। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा रिफ्लेक्टेड सरफेस पे, इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा? पी बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? पी। अब इसका भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सी पॉइंट। ये हो गया सी पॉइंट।
ठीक है, इसको मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। चलो प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गए। तो हमारे पास P आ गया, C आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। एक चीज नहीं है, वो क्या है? वो है बेटा प्रिंसिपल फोकस। तो जस्ट हाफ, याद रखना, प्रिंसिपल फोकस जस्ट हाफ होता है बेटा किसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये मैंने यहां पर शो कर दी। रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1, ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हमें केवल कितने रेस की जरूरत होती है? 2 रेस की। पर आज समझाने के लिए, रूल्स को समझाने के लिए मैं एक ही रेस ले रहा हूं। मैं एक ही रेस ले रहा हूं। ये एक रेस से ही आपको ये समझ में आ जाएगा। अरे देखिए ध्यान से, अरे पैरेलल टू, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर स्ट्राइकिंग, ये आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दोनों यूज कर सकते हो। आफ्टर स्ट्राइकिंग या आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल पास थ्रू एट फोकस। एट फोकस कुछ समझ में आया क्या? नहीं समझ में? चलिए फिर से करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिट में रखा हुआ है। इन्फिनिट मतलब ऐसा नहीं कि इस ब्रह्मांड के बाहर, इसके एक जो अपना स्फीयर रहता है उस पर थोड़ी सी दूर रखी हुई रहती है। वहां से जब लाइट रेज आती है, जब लाइट रेज आती है, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के, मैं थोड़ा इसको डार्क बना दूं क्या? जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो जब इस रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराती है तो उसका नेचर है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल पास थ्रू एट फोकस। समझ में आ गया कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस की, चलो यहां से नीचे से बना लेते हैं, चलिए इन्फिनिट में रखा है, जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो क्या हो जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये हो गया रूल्स नंबर 1। क्या हो गया बेटा? रूल्स नंबर 1। यहां तक समझ में आ गया? पक्का आ गया समझ में? जितने भी आप यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाओगे सब फोकस से होकर जाएगी। क्या होगी बेटा? सब फोकस से होकर जाएगी। ये रूल्स नंबर 1, रूल्स नंबर 1। इसके बिगड़ डायग्राम नहीं बनाना, क्योंकि जब भी आपको पैरेलल रेस बतानी है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, वो टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी बेटा? प्रिंसिपल फोकस से। ये रूल्स नंबर 1 हो गया। रूल्स नंबर 2, रूल्स नंबर 2, ये हो गई बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, ये P पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, ये F पॉइंट हो गया। रूल्स नंबर 2, a ray passing through at focus after reflecting, फिर से बोल रहा हूं, a ray passing through at focus after reflecting, it will become पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जो पहला रूल्स था उसका जस्ट ये अपोजिट हो गया। पहला रूल्स क्या था? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएगी वो टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। अब दूसरा रूल्स क्या बोल रहा है कि जो रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती है वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। बिल्कुल पता चला कि नहीं कि पहले का ही जस्ट रिवर्स है? दिमाग में घुस जाएगा कि नहीं कि जो पहली रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर चले गए। दूसरा क्या कि जो रेस प्रिंसिपल फोकस से होकर गई वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गई बेटा? पैरेलल हो गई। यहां तक सबको समझ में आया? आगे समझ में तीसरा रूल्स, एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ध्यान दीजिए, जो रेस कहां से जा रही बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से जा रही बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ पर वापस चली जाती है। समझ में आया? समझ में आया तुमको कि जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वो टकराने के बाद
उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। ये 3 आपके रूल्स हो गए। पहला रूल्स, a ray parallel to principal axis after reflecting it will pass through at focus. A ray passing through at focus after reflecting will become principal axis. A ray passing through at C after reflecting it will go back on same path. ऑन सेम पाथ। ये 3 आपके यहां पर रूल्स हो गए। एक चौथा रूल्स भी आपको बता देता हूं, इसका यूज होने वाला नहीं है, पर आप लोग चीज सीख लो। ये क्या हो गया? पी एफ सी। अगर कोई रेज पोल से आकर डायरेक्ट पोल पे आ रही है, देखिए ना एफ ना सी, डायरेक्ट पोल पर आ रही है, डायरेक्ट पोल पर आ रही है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये जितना एंगल बना था उतना ही एंगल बनाते हुए वापस चलाएगी। तो इसको हम आई बोल सकते हैं, इसको आर बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर कैसे फॉलो हो गया? तो बेटा याद रखना, मैंने क्या बताया था कि एक स्फीयर रहता है स्फीयर। स्फीयर में क्या रहता है बेटा? सेंटर पॉइंट रहता है, होता है सेंटर पॉइंट। हो गया? ये जो यहां से मैंने काटा था, तो पी इसका क्या हो गया बेटा? पी इसका क्या हो गया बेटा? इसका क्या हो गया बेटा? पोल। पी को सी से ज्वाइन, बेटा ये 90 डिग्री है। क्या है बेटा? 90 डिग्री, करेक्ट 90 डिग्री की लाइन है। क्या है बेटा? और हमें मालूम है कि अगर हम मिरर की बात करेंगे, अगर 90 डिग्री वाली लाइन आएंगी, परपेंडिकुलर लाइन आएगी, तो वो क्या हो जाएगी बेटा? नॉर्मल हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, हमेशा आप लोग याद रखना कि जब भी ये पोजीशन आएगी, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो मिरर की एक नॉर्मल होता है। क्या होता है बेटा? नॉर्मल। प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा मिरर का नॉर्मल होता है, इसलिए यहां पर ये लॉस फॉलो हो गया। आई इज इक्वल टू थीटा, आई इज इक्वल टू थीटा आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक समझ में आ गया? तो आपके 4 रूल्स हो गए, बिल्कुल हो गए। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स की। कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हो गया बेटा मिरर। चलिए पॉलिश, तो इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, ये ऑप्टिक हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस बना ले एक, चलिए बना लिए। ये क्या हो गया? पोल हो गया। ये क्या हो गया? एफ हो गया। ये क्या हो गया? सी। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? हाँ, उसमें एफ और सी क्या था बेटा? इनर साइड में था, जहां ऑब्जेक्ट रखा रहता उसी साइड में था। यहां पे जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमको यहां पर रखना पड़ेगा। वही रूल्स है, पर यहां हमको इमेजिनेशन करना है। क्यों इमेजिनेशन करना है? हमको समझना है कि अरे यार वो आदमी वहां होगा, हम यहां बोलेंगे कि वो रे वहां से आ रही होगी, वो रे वहां से। यहां हमें कल्पनाओं में जीना है, हमें कल्पनाओं में जीना है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, रूल्स नंबर 1 क्या बोलता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो यहां देखिए, यहां से मैं रेस भेज रहा हूं, अरे पर यहां से तो रेस क्रॉस ही नहीं होंगी ना, तो ये तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाएगी नहीं। ये यहां से टकराई और लौट के ऐसी ही चली गई। अब क्या करूंगा? अभी मैं कुछ नहीं, मैं अपीयर कर रहा हूं। जब मैं यहां से देखूंगा, मैं जब यहां से देखूं, जब मैं यहां से इसको देखा, क्योंकि हमारी जो रेज रहती है, हमारी जो आइस की प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है बेटा? बैक ट्रैक, पीछा करना अच्छे से जानती है। क्या करना चाहती है? पीछा कर। तो उसको लगा ये रेस कहां से होकर आ रही है बेटा? फोकस से। समझ में आ गया? यहां से, यहां ऑब्जेक्ट रखा था, उससे रेज यहां पर टकराई, टकराने के बाद चले गई। जब मैंने उसको देखा और जब मैंने उस रे का जब बैक ट्रैक करना, पीछा करना चालू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कहां से आई है बेटा? प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है। तो ये डिफरेंस है वहां। अब देखो बेटा, यहां बात क्या हो रही है कि जब हम उसकी कॉन्केव मिरर की बात करेंगे, तो वहां जो इमेज बनेगी ना, तो मैक्सिमम देखो 90% इमेज वहां पर रियल बनेगी। पर जब मैं यहां की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या हो रहा है? यस, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर में जो भी इमेज बनेंगे वो वर्चुअल बनेंगे। अब हमने ये पहला रूल हो गया कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, टकराने के पश्चात, टकराने के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, ऐसा लगता है
ऐसा लगता है कि वो रेस प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है। ये हो गया रूल्स नंबर 1। रूल्स नंबर 2, ठीक है। अब यहां रखा ऑब्जेक्ट, यहां रखा कोई रेस, देखिए बेटा कोई रेस, ये फोकस हो गया, कोई रेस। अब यहां महसूस कर रहा हूं कि जो रेस है, ये जो रेस आई है उसको अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो कहां से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। कहां से होकर जा रही है बेटा? फोकस से होकर। पर ये रेस इसके पार तो जा नहीं सकती, ये रेस इसके पार जा नहीं सकती, क्योंकि यहां तो ये ऑप्टिक है, इसने इसको रोक दिया, इसने क्या किया? इसको रिफ्लेक्ट किया। पर जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि रेस क्या है बेटा? फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो रूल्स क्या बोलता है कि जो रेस फोकस से होकर जाती है वो टकराने के पश्चात या आफ्टर रिफ्लेक्टिंग वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो मेरा रूल्स नंबर 2 बोलता है कि जो रेस, जब मैंने उसको बढ़ाने की कोशिश किया तो मुझे ऐसा लगा कि वो फोकस से होकर चले जाएगी, पर टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी बेटा? पैरेलल होगी। ये समझ में आया? यहां इमेज कर रहे हैं हम, इमेजिनेशन है हमारा इमेजिनेशन, क्योंकि रे तो यहां पार जा ही नहीं सकती, ये ऑप्टिक है, इसको रोक के रखा हुआ है, ये टकराकर वापस हो गई। पर जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो रेस है ना वो कहां से होकर जाने वाली है? फोकस से। या कल्पना किया, इमेजिनेशन है मेरा कि ये रे हो सकता है एफ से होकर जाएगी, इसलिए रूल से यहां फॉलो हो गया। वो टकराने के बाद क्या होगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। रूल्स नंबर 3, रूल्स नंबर 3 2 हो गया। रूल्स नंबर 3 बोलता है, अब क्या बोलता है? कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, यहां से एक रेस गई, अरे ये टकराएगी क्या? तो फिर क्या होगा बेटा? टकराने के बाद वो इधर चली जाएगी क्या? नहीं, मिरर के इस साइड तो जा ही नहीं सकते। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रेस कहां से होकर जा रही है? सी से। तो मेरा रूल्स नंबर 3 क्या बोलता है कि जो रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है वो टकराने के बाद, किससे टकराने के बाद? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसका? मिरर का। उससे टकराने के बाद वो उसी रास्ते से वापस चले जाती है। तो ये ऐसी गई और वापस ऐसी चली गई। तो ये हो गया बेटा आपका ये रूल्स। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही रे डायग्राम बनेगा। ध्यान से, बहुत हंस रहे हो तुम बरवे जी, पढ़ना है, पढ़ोगे नहीं तो रे डायग्राम नहीं बना सकते। कितने रे डायग्राम है? 3। कितने हैं? 3। महिमा याद रखना, ये जब तक नहीं बनेगा हम रे डायग्राम नहीं बना पाएंगे। रे डायग्राम बनाने के लिए एक तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा, और सेकेंड रूल्स। क्या बेटा? रूल्स। इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम बना सकते हैं। देखिए बेटा, इसको हम डीप में पढ़ सकते हैं कि टेंजेंट होता है, यहाँ से मैंने ऐसा किया, ये रेज आ गई, ये नॉर्मल हो गई, फिर ये यहाँ से चले गई। हमें पर 10th के लेवल तक पढ़ना है, इसलिए आप इस पचड़े में मत पढ़ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये 3 रूल्स आप याद करना। अब एक चीज और मैं आपको सिखा देता हूं कि कॉन्केव मिरर का एक और नाम होता है बेटा, कन्वर्जिंग मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का नाम होता है बेटा डायवर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग है, कन्वर्ज, यहां से रेज आई, यहां उसने लौटा दी, यहां से रेज आई, यहां से रेज आई, यहां से रेज आई। देखो कन्वर्ज कर दिया उसने, मोड़ दिया सारी रेस को। किसकी ओर मोड़ दिया? प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे मोड़ दिया, एक पॉइंट पे मोड़ दिया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर। पर इसमें क्या हुआ था? यहां से रेज आई, चले गई, यहां से रेज आई, चले गई, यहां से रेज आई, ऐसी चले गई, यहां से रेज आई, ऐसी चले गई। इसने क्या कर दिया? उस रेस को डाइवर्ज कर दिया, इन्हें फैला दिया, इन्हें फैला कर दिया। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा डाइवर्जिंग मिरर। यहां तक समझ में आया? कन्वर्ज। एग्जाम्पल ले लेना, एग्जाम्पल ले लेना। अब आपको मैं एक बात बता दूं, मेरे पास मिरर नहीं है, पर एक छोटा सा मिरर। क्या है बेटा? चल, हमेशा कुछ ऐसी चीज उठाना तो तुम्हारे मुंह में पानी जाता है रिशु। एक तो वेट बढ़ते जा रहा है, कुछ खाने के लिए नहीं बुलाया। मैं इसी बताना चाह रहा हूं कि समझो ये मिरर है मिरर, है मिरर, दिख रहा है?
ये वाला जो पोर्शन है, अगर ऐसा पोर्शन रहेगा तो हम इसको बोलेंगे बेटा कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे बेटा? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का काम होता है रेस को प्रिंसिपल एक्सिस की ओर क्या कर देना बेटा? मोड़ देना, बेंड कर देना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग। और अगर मैंने ऐसा रख दिया इस चम्मच को तो ये बल्जिंग एरिया आ गया इसका बेटा, आ गया बल्जिंग। तो ये क्या करेगा बेटा? जितनी भी रेज आएगी इसको डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा बेटा? डाइवर्ज। इसलिए इसको बोलते हैं बेटा डाइवर्जिंग मिरर। यहां आज आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, इसको एक बार याद कर लेना, समझ लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कल आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।